हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। कक्षा 10 की विज्ञान पढ़ने वाले सभी बच्चों का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम जो 8वां अध्याय है हमारी पाठ्यपुस्तक का, हमारे सिलेबस से रिलेटेड जीव जनन कैसे करते हैं, इस अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। और इसमें इसके पहले का जो लेक्चर था उसमें हमने क्या चीज़ें पढ़ी हैं उसका एक रिकैप देख लिया जाए। उसमें हमने यह पढ़ा कि जीव में जो अपनी बेस्ट को बढ़ाने की क्षमता होती है, वह क्षमता जो है वह जनन के कारण होती है। जनन की क्षमता होने के कारण ही सभी जातियों की संख्या में वृद्धि होती है और उसके लिए अलग अलग तरह की विधियां पाई जाती हैं जिनके कारण उनकी जातियों की संख्या बढ़ती है। यह जो विधियां हैं जिनसे जातियों की संख्या बढ़ती है उन विधियों को हम जनन विधि कहते हैं या प्रजनन कहते हैं। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जो छोटे स्तर के जीव हैं वह अलग अलग तरीक़ों से जनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, जिनमें हमने पढ़ा था खंडन, विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। ये सारी चीज़ें सरल तरह के जीवों में या पौधों में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ जटिल जीव होते हैं जिनकी शारीरिक संरचना जटिल होती है, उनमें इस तरह की जनन विधियाँ नहीं पाई जाती हैं। उनमें एक विशेष तरह की जनन विधि पाई जाती है जिसे हम लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। तो आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़े हैं। बाकी विधियां हम इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो हमारा इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 8.1 देखें। आज हम 8.2 में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लैंगिक जनन क्या है, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लिया जाए। लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें संतति उत्पन्न करने में दो एकल जीवों की भागीदारी होती है। दो एकल जीवों की भागीदारी होती है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। कोई भी ऐसी जनन की क्रिया जिसमें दो एकल जीव भागीदार होते हैं, मतलब दो जीव मिलकर जनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं, तो उस जनन की क्रिया को हम लैंगिक जनन कहते हैं। कुछ जो जटिल संरचना वाले जीव होते हैं, उनकी जटिलता के अनुसार उनमें जो ऊतकों की विशिष्टता होती है वह भी निरंतर उसमें भी जटिलता बढ़ती जाती है। और जीवों की जो प्रत्येक जातियां हैं उनमें विभिन्नताएं संरक्षित नहीं होती हैं। विभिन्नताएं जो हैं वह संरक्षित नहीं होती हैं, परंतु उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता उस जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। एक्चुअली में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लैंगिक जनन क्यों आवश्यक है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी लैंगिक जनन की। कायिक जनन या मुकुलन, पुनर्जनन, ये क्षमताएं अगर विकसित हो जाती तो क्या जनन की क्रिया नहीं चल पाती। लैंगिक जनन की ऐसी क्या आवश्यकता थी कि जीवों में लैंगिक जनन का विकास हुआ। मूल बात आप समझेंगे जब, तब यह समझ पाएंगे कि लैंगिक जनन की महत्ता क्या है। लैंगिक जनन इन शॉर्ट में थोड़ा सा बताएं कि इस क्रिया में दो जीव भाग लेते हैं और दो जीवों में जो जीन या डीएनए की संरचना होती है वह अलग अलग होती है। और हम जानते हैं कि जीन में जब विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, कल ही हमने बताया था कि जीन में जब विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जीन प्रारूप में, तब नई जातियों की उत्पत्ति होती है, एक विशेष संरचना वाले जीव उत्पन्न होते हैं। लैंगिक जनन की क्रिया में और इसके पहले जो जनन की क्रियाएं हमने पढ़ी हैं उनमें जो संतान की उत्पत्ति होती है वह पैतृक गुणसूत्र के ही समान वाले गुणसूत्र वाले पैतृक संतानों की उत्पत्ति होती है, जबकि जो लैंगिक जनन की क्रिया होती है उसमें हमेशा दो जनक भाग लेते हैं और दोनों का अपना अलग अलग जीन प्रारूप होता है। आधा जीन प्रारूप एक जीव से आता है, आधा जीन प्रारूप दूसरे जीव से आता है। तो आधे आधे गुणसूत्रों की मात्रा मिल करके एक नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति करते हैं और इस तरह बनने वाले जीव में उसके दोनों जनकों के गुणसूत्र आधे आधे उपस्थित रहते हैं। तो जो जीन प्रारूप है
वह जो उसका पैटर्न है वो एकदम नए तरह का पैटर्न बन जाता है। जैसे कि अंग्रेजी के वर्णमाला के 26 अक्षरों से हम पता नहीं कितने तरह के शब्द बना लेते हैं, ठीक उसी तरह दो अलग अलग जीवों से भिन्नता आकर के एक जीव में मिलती है, और फिर जब वह उसके आधे जीन किसी और जीव में जाते हैं और दूसरी भिन्नता वाले जीन दूसरे जीव से आते हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रक्रिया चलती रहती है और निरंतर उस जीव की जो जाति है उसका अस्तित्व बना रहता है। जातियों का अस्तित्व कायम रखने में लैंगिक जनन का विशेष महत्व होता है और यह विकास का परिचायक होता है या विकासोन्मुखी जनन प्रक्रिया इसे माना जाता है। हम एक चीज़ शायद जानते होंगे कि नहीं जानते हैं कि जिस भी जाति में या समष्टि में समान प्रकार के जीनों की मात्रा अधिक हो जाती है, एक ही समान के जीन वाले सभी जीव हो जाते हैं, उनके नष्ट होने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है कि वह जाति ही समाप्त हो जाए। तो जीनिक विभिन्नता रखना, एक ही जाति के जीवों में जीन के पैटर्न की विभिन्नता कायम रखना उस जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बेहद आवश्यक होता है। तो लैंगिक जनन एक ऐसे जनन की क्रिया है जिसमें जीन की विभिन्नता उस समष्टि में, उस बेस्ट में कायम रहती है और वह जीव जीन के अपने अस्तित्व को भी बचाए रखता है। तो इस तरह जो जटिल संरचना वाले जीव हैं उनकी जटिलता के अनुसार उनमें जो विशिष्टता है वह विशिष्टता लैंगिक जनन के फलस्वरूप कायम रहती है। तो जीवों की जो प्रत्येक जाति है उसमें जो विभिन्नताएं होती हैं वह संरक्षित नहीं होती हैं, परंतु उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता उस जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है। अभी इस पर बात की गई कि उनमें पाई जाने वाली विभिन्नता उस जाति के अस्तित्व को किस प्रकार बनाए रखने में सहायक होती है। लैंगिक जनन द्वारा जीव अपनी जाति की उस विभिन्नता को हमेशा बनाए रखते हैं। लैंगिक जनन के लिए जीवों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। होता कैसे है लैंगिक जनन, यह जान लीजिए कि लैंगिक जनन में जीवों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम लैंगिक कोशिकाएं कहते हैं। इन लैंगिक कोशिकाओं में विभाजन के उपरांत जो गुणसूत्र होते हैं या डीएनए की मात्रा होती है, जब विभाजन होता है तो यह मात्रा आधी हो जाती है। लैंगिक कोशिकाओं में जब विभाजन होता है, लैंगिक कोशिकाओं में होने वाले इस प्रकार के कोशिका विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। मतलब ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की मात्रा विभाजित होने वाली कोशिकाओं में आधी रह जाती है, उसे अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत लैंगिक कोशिकाओं से बनी अर्ध गुणसूत्र वाली इन कोशिकाओं को युग्मक कहा जाता है। मतलब लैंगिक कोशिकाओं में जो विभाजन की क्रिया होती है जिसके फलस्वरूप आधे गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनती हैं, इन आधे गुणसूत्र वाली कोशिकाओं को एक नाम दिया जाता है, इन्हें युग्मक कोशिकाएं कहते हैं। अब यह भी कई तरह की हो सकती हैं। जिस तरह की जीव में यह निर्मित हो रही हैं उस या किस गुण वाली कोशिकाएं हैं, यह आगे बात करते हैं। दो भिन्न प्रकार के किंतु एक ही जाति के जीवों द्वारा प्राप्त जो युग्मक होते हैं, मतलब एक ही जाति के दो भिन्न प्रकार के जीव, उनसे जो प्राप्त युग्मक होते हैं वह जब आपस में जुड़ते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज बनता है दो युग्मकों से के मिलने से। एक ही जाति के दो जीवों के युग्मकों के मिलने से युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है। दो अर्धगुणसूत्र जब आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि जो युग्मनज कोशिका बनती है उसमें गुणसूत्रों की मात्रा या डीएनए की मात्रा वह पहले जो पैतृक कोशिका थी फिर उसी के समान पुनर्स्थापित हो जाती है। तो आधे आधे डीएनए दो जीवों से प्राप्त हुए और जो बनने वाला जीव था उसमें डीएनए की मात्रा पुनः उसके पैतृक कोशिका के समान स्थापित हो जाती है। जनन कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। एक वह कोशिका होती है जो कि अपेक्षाकृत कुछ बड़ी होती है जनन कोशिका, और उसमें भोजन जनन कोशिका या युग्मक कह सकते हैं आप इसको। युग्मक कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है
उसमें भोजन का पर्याप्त संचय होता है, भंडार होता है। और यह जो कोशिका होती है जिसमें भोजन का संचय रहता है और आकार में बड़ी होती है और थोड़ा कम गतिशील होती है, इस तरह की कोशिका को मादा युग्मक कहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है याद रखना कि मादा युग्मक किसे कहते हैं। बाद में जब हम पढ़ेंगे अभी पादप जनन, तो वहाँ पे हम युग्मक की बात करेंगे सिर्फ, और तब आप सिर्फ युग्मक से ध्यान रखिएगा कि मादा युग्मक बड़ा होता है, उसमें भोजन का संचय रहता है, कम गतिशील होता है, नर युग्मक ज़्यादा गतिशील होता है। जबकि जो दूसरी जनन कोशिका होती है वह अपेक्षाकृत छोटी होती है और गतिशील होती है, और इस जनन कोशिका को हम नर युग्मक कहते हैं। गतिशील जनन कोशिका को, जो कि छोटी होती है, इसको हम नर युग्मक कहते हैं। तो जनन कोशिकाएं दो प्रकार की हुई, एक मादा युग्मक, दूसरा नर युग्मक। तो नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल करके लैंगिक जनन की क्रिया को पूर्ण करते हैं और युग्मनज कोशिका का निर्माण करते हैं। और इस युग्मनज कोशिका में जो गुणसूत्र की मात्रा होती है वह पुनः पुनर्स्थापित होकर अपने पैतृक कोशिका के समान हो जाती है। तो यह था आज का लेक्चर कि लैंगिक जनन कैसे होता है और क्या इसका महत्व है। अब आशा करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, सिंपल सी चीज़ें हैं, आप इसमें दो ही चीज़ें ध्यान में रखिए। एक कि लैंगिक जनन क्यों होता है, ये महत्वपूर्ण बात है, और जनन की क्रियाएं क्या पर्याप्त नहीं थीं, क्यों लैंगिक जनन की क्रिया होती है, और अगर होती है तो किस तरह उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या अंतर होता है अन्य तरह के जनन से। तो इसमें दो तरह के जीव भाग लेते हैं, एक अंतर तो यह है, दूसरा यह है कि इसमें युग्मक बनते हैं जिनमें गुणसूत्र की मात्रा आधी रह जाती है, और फिर वह दोनों गुणसूत्र मिल करके, दोनों युग्मक मिल करके, नर युग्मक और मादा युग्मक मिल करके एक युग्मनज कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की मात्रा पुनः पैतृक कोशिका के समान पुनर्स्थापित हो जाती है, उसके बराबर हो जाती है। तो यह मूल चीज़ है। और इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होता है तो आप उसको कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें और स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।